friends, welcome back to my channel Master Academy. Friends, today I am going to deliver a lecture on direct and inverse proportion, chapter 13 of class 8 mathematics. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे चैप्टर 13 क्लास 8 का। तो जैसा कि चैप्टर से आपको मालूम है, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन यानी कि एक क्वांटिटी में कुछ भी चेंज होगी तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस इन आवर डे टू डे लाइफ वेयर वी नीड टू सी वेरिएशन इन वन क्वांटिटी ब्रिंगिंग इन वेरिएशन इन अदर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में ऐसे सिचुएशन से हम लोग गुजरते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड है और एक क्वांटिटी में कुछ वेरिएशन होता है तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिक वेरी करता है। एक क्वांटिटी में जो भी कुछ भी वेरिएशन होगा तो उससे रिलेटेड दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिक वेरी करेगा। ये हम लोग डेली देखते हैं। जैसे हम स्टेशनरी के दुकान पर गए, पेंसिल खरीदे, दो पेंसिल का कॉस्ट अगर 8 रुपया है तो इसी सी बात है, 4 पेंसिल का कॉस्ट होगा 16 रुपीज़ होगा। 2 कॉपी का कॉस्ट है 10 रुपीज़ तो 4 कॉपी का कॉस्ट होगा 20 रुपीज़। मतलब कि एक क्वांटिटी अगर वेरी कर रही है तो दूसरा क्वांटिटी जो है ऑटोमेटिक वेरी करेगा। वेरिएशन मतलब चेंजिंग। एक क्वांटिटी में जो भी चेंजिंग होगा तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, इफ ए नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज इंक्रीजेज द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पर फर्स्ट बोल रहा है इफ नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज इंक्रीजेज। अगर हम किसी आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल खरीदते चले जाते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम खरीदेंगे डिफरेंट तो उसका कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाएगा। कॉस्ट इंक्रीज होता चला जाएगा। हम डिफरेंट आर्टिकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, मार्केट में गए और डिफरेंट आर्टिकल्स खरीद रहे हैं तो उसका कॉस्ट तो बढ़ते चला जाएगा, कॉस्ट बढ़ते चला जाएगा। तो आर्टिकल का नंबर ऑफ आर्टिकल जैसे जैसे बढ़ रहा है कॉस्ट वैसे वैसे बढ़ रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड, मोर द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्न। बैंक में हम सभी जानते हैं, बैंक में जितना पैसा आप डिपॉजिट करोगे उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। जितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो इंक्रीज हो रहा है वैसे इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। थर्ड, एज द स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीजेज द टाइम टेकन टू कवर ए सेम डिस्टेंस डिक्रीजेज। टाइम सेम डिस्टेंस डिक्रीजेज यानी यहाँ पर कह रहा है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमको दिल्ली जाना है तो पटना से दिल्ली का जो डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वेरी करेगा टाइम एंड स्पीड। यानी कि व्हीकल का स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे टाइम टू कवर ए डिस्टेंस, टाइम कम होते चला जाएगा। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगा वैसे वैसे टाइम डिक्रीज करेगा। टाइम इंक्रीज करे, स्पीड इंक्रीज करेगा, टाइम डिक्रीज करेगा और डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो क्या है, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो टाइम डिक्रीज कर रहा है। ये प्रैक्टिकल हम लोग अनुभव कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व किए होंगे। फोर्थ पॉइंट है, फॉर ए गिवन वर्क मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वर्क। किसी दिए हुए काम को, कोई भी काम है, कोई वर्क है और उस वर्क में ज़्यादा वर्कर लगेगा, ज़्यादा आदमी किसी काम को करेंगे तो काम कम दिन में होगा और कम आदमी उसी काम को करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर क्या है, किसी एक काम को अगर 10 आदमी करेगा तो उसमें टाइम कम लगेगा और उसी काम को अगर 2 आदमी करेगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। माने इधर एक वर्कर बढ़ रहा है तो टाइम घट रहा है और वर्कर घट रहा है तो टाइम बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्सली रिलेशन है। वर्कर और टाइम के बीच में इन्वर्सली रिलेशन है। किसी एक काम को
ज़्यादा वर्कर करेगा तो टाइम कम लगेगा, और उसी काम को कम वर्कर करेगा, मतलब कि वर्कर घटेगा तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन्वर्स रिलेशन है वर्कर और टाइम के बीच में। 5 है, मोर इज द डिस्टेंस कवर बाई कार, मोर इज द पेट्रोल कंज्यूम बाई इट। कार जितना ही डिस्टेंस तय करेगा, मान ली कार से हम जा रहे हैं और जितना ही डिस्टेंस हमको दूर जाना है, जितना ही डिस्टेंस कार कवर करेगा उतना ही पेट्रोल लगेगा। कार जितना ही दूरी तय करेगा, जितना ही डिस्टेंस तय करेगा उतना ही पेट्रोल लगेगा। जितने कार को दौड़ाएंगे और जितना डिस्टेंस ज़्यादा तय करेगा उतना ही पेट्रोल लगेगा। तो यहाँ पर क्या, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है पेट्रोल भी इंक्रीज कर रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो पेट्रोल कंज्यूम बाय व्हीकल इंक्रीज करेगा, तो व्हीकल जो पेट्रोल कंज्यूम करेगा पेट्रोल भी इंक्रीज करेगा, ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। डिस्टेंस बढ़ते, आप डिस्टेंस तय करते जाओ, पेट्रोल गाड़ी में भराते जाओ और डिस्टेंस तय करते जाओ, दूरी तय करते जाओ। तो जैसे से डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, पेट्रोल कंज्यूम बाय व्हीकल ऑल्सो इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों का रिलेशन यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व में तो हम क्या पाते हैं, देखते हैं कि एक क्वांटिटी में अगर चेंजिंग होता है, कुछ भी एक क्वांटिटी में कुछ भी चेंजिंग हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। मतलब दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस है, एक चेंज हुआ तो दूसरा चेंज होगा। डेली ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी में जो भी चेंज होता है तो ऑटोमेटिक दूसरा क्वांटिटी चेंज हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है ये हम लोग जानेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यहाँ एक तरफ, एक साइड में इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, टू क्वांटिटी x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ whenever the value of x increase or decrease then value of y increase or decrease in such a way that the ratio x by y remains constant। यानी कि दो क्वांटिटी x और y डायरेक्ट वेरिएशन में होगा, यदि x में कुछ भी चेंज होता है, x इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो y भी सेम मैनर में इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। यानी कि x इंक्रीज करेगा तो y भी उतना ही इंक्रीज करेगा, x डिक्रीज करेगा तो y भी उतना ही डिक्रीज करेगा। यानी कि x बाई वाई का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, x बाई वाई का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल मनी डिपॉजिटेड इन बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्न। और बैंक में जितना ही मनी हम डिपॉजिट करते जाएंगे, बैंक में जितना ही मनी हम डिपॉजिट करते जाएंगे तो हमको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जितना पैसा हम बैंक में इन्वेस्ट करेंगे उतना हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और भी एग्जांपल है, जैसे डिस्टेंस हम तय करेंगे उतना ही पेट्रोल कंज्यूम होगा, जितना दूरी तय करेंगे उतना ही पेट्रोल कंज्यूम होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और मोर आर्टिकल विल मोर कॉस्ट, और ज़्यादा आर्टिकल हम खरीदेंगे तो उसको कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। डिफरेंट आर्टिकल जाकर मार्केट में खरीदते रहेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट खरीदेंगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। जितना आर्टिकल खरीदेंगे उतना ही कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गया। उस तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, टू क्वांटिटी में चेंज इन सच ए मैनर दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। इनवर्स में क्या होता है, दो क्वांटिटी इस तरह से चेंज करता हो, दो क्वांटिटी में इस तरह से चेंजिंग हो, इस तरह से रिलेशन हो कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज करे, या एक क्वांटिटी डिक्रीज करता है तो दूसरा इंक्रीज करता है। यानी कि इनवर्स रिलेशन, एक डिक्रीज करेगा तो एक इंक्रीज करेगा, और एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। तो इसको कहा था इनवर्स प्रोपोर्शन।
यानी कि एक अप में तो एक डाउन में, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, और एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है, यानी कि रिवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। इसको कहता है इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल, एज ए नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेज, टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेज। किसी वर्क को करने के लिए अगर नंबर ऑफ वर्कर को हम इंक्रीज कर देंगे तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा। मान लो कि एक काम को 2 आदमी 10 दिन में करता है, तो उसी काम को 10 आदमी 1 दिन में करेगा। मतलब जैसे जैसे वर्कर इंक्रीज होगा, काम करने का समय क्या होगा, डिक्रीज होते चला गया, और जैसे जैसे वर्कर कम होगा, काम करने का समय बढ़ते चला जाएगा। यानी वर्कर इंक्रीज करता है तो टाइम डिक्रीज हो रहा है, वर्कर इंक्रीज कर रहा है तो टाइम डिक्रीज कर रहा है, वर्कर डिक्रीज कर रहा है तो टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा दूसरा इंक्रीज करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ वी इंक्रीज द स्पीड, द टाइम टेकन टू कवर गिवन डिस्टेंस डिक्रीज। अगर हमको पटना टू कानपुर जाना है और व्हीकल का जैसे जैसे हम स्पीड इंक्रीज करते जाएंगे, डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है और इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको कहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन किसको कहेंगे। अगर 2 क्वांटिटी कब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा और 2 क्वांटिटी कब इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, क्लियर हो गया होगा, क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो होगा थ्योरी, ये तो हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े, थियोरेटिकल बातें हो गई। अब हम लोग क्या करें, उस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे, हम उसका जो है प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशन देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, उससे उस दोनों का हम लोग डिफरेंस देखेंगे, क्या डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है वेट ऑफ शुगर इन केजी, इसको हम लिए हैं क्वांटिटी x एंड कॉस्ट इन RS क्वांटिटी y लिए हैं। वेट ऑफ शुगर इन केजी, इसको हम x लिए हैं, कॉस्ट इन RS y क्वांटिटी लिए है। तो देखिए यहाँ पर जब शुगर का वेट 1 kg है तो इसका कॉस्ट है 18 रुपीज़, और 3 kg है तो कॉस्ट हो गया 54 रुपीज़, 5 kg है तो कॉस्ट हो गया 90 रुपीज़, 6 kg है तो कॉस्ट हो गया 180 रुपीज़, और 8 kg है तो कॉस्ट हो गया 144 रुपीज़, और 10 kg है तो कॉस्ट हो गया 180 रुपीज़। तो यहाँ पर हम एक क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने टाइम से शुगर का वेट इंक्रीज कर रहा है, सेम टाइम से उसका कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ से शुगर का वेट जो है इंक्रीज किया 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स यहाँ से इंक्रीज किया, 1 into 3 टाइम्स इंक्रीज किया, 1 से 3 kg हो गया वेट। तो इसका कॉस्ट जो हो गया यहाँ से, कॉस्ट भी इंक्रीज करके क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो गया, 18 3 जा 54, तो इसका कॉस्ट भी इंक्रीज कर गया 3 टाइम्स। यानी कि x क्वांटिटी 3 से इंक्रीज किया, 3 टाइम्स इंक्रीज किया, तो y क्वांटिटी भी क्या हुआ, 3 टाइम्स इंक्रीज किया। अगेन देखते हैं 5 टाइम्स, x क्वांटिटी जो है 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखिए 1 to 5 kg हो गया वेट, यानी कि 1 से 5 kg, यानी कि 5 टाइम्स इंक्रीज किया वेट, x क्वांटिटी 5 टाइम्स इंक्रीज किया, तो इसका y क्वांटिटी जो है यानी कॉस्ट जो है वो भी क्या हुआ, 5 टाइम्स इंक्रीज किया, 18 5 जा 90 हो गया, यानी 5 टाइम्स इंक्रीज किया। अगेन अगर वेट ऑफ शुगर हो गया 6 kg, यानी कि 6 टाइम्स इंक्रीज किया, तो यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारा जो इसका कॉस्ट है वो भी क्या हो गया, 6 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 6 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 6 टाइम्स इंक्रीज किया, यानी कि
18 6 जा 108। अगेन देख रहे हैं कि इसका कॉस्ट हो गया 8 टाइम्स हो गया। अगर 8 टाइम्स हो गया तो इसका वेट जो 8 टाइम्स हो गया तो इसका कॉस्ट भी क्या हो गया, इसका कॉस्ट भी हो गया इंटू 8 टाइम्स। लास्टली देखते हैं कि वेट जो है 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया तो इसका कॉस्ट भी शुगर का कॉस्ट इंक्रीज करके कितना हो गया 180, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया 180 हो गया। और शुगर का वेट जो है यानी एक्स क्वांटिटी 10 टाइम्स इंक्रीज किया तो शुगर का कॉस्ट जो है जो वाई जो है क्या 180 हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं, हम क्या ऑब्जर्व किए, हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होती है तो उससे रिलेटेड दूसरा क्वांटिटी है उसकी वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में सेम मैनर में चेंज हो जाती है। जितने टाइम से फर्स्ट क्वांटिटी चेंज होगा सेम मैनर में सेकेंड क्वांटिटी उतने टाइम से चेंज हो जाएगा। जितने टाइम्स फर्स्ट क्वांटिटी चेंज होगा उसी टाइम से सेकेंड क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी 3 टाइम से चेंज हुआ तो y भी 3 टाइम्स चेंज हो गया, x 5 टाइम्स चेंज हुआ तो y 5 टाइम्स चेंज हो गया, x 6 टाइम्स से चेंज हुआ तो y भी 6 टाइम्स से चेंज हो गया, x 8 टाइम्स से चेंज हुआ तो y 8 टाइम्स चेंज हो गया। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी, और एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी डायरेक्ट सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज कर जाएगी, सेम मैनर में डिक्रीज कर जाएगी। तो अब हम इसमें देखते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन में। इन्वर्स प्रोपोर्शन में देख रहे हैं कि दिया स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, एक्स क्वांटिटी लिया है और टाइम टेकन इन मिनट वाई क्वांटिटी लिया है। तो किसी व्हीकल का स्पीड जो है क्या है 3 किलोमीटर पर आवर है। जब 3 किलोमीटर पर आवर है तो इसका टाइम टेकन कितना 30 मिनट है। माने कि x जब 3 है तो y क्या है 30 है। अब जैसे x जो है s यहाँ से इंक्रीज किया इंटू 3 2 या 6 2 टाइम्स, x 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो y जो है हाफ टाइम क्या हो गया इसके हाफ बाई 2 से डिक्रीज कर गया। यानी कि अगर 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 30 से 15 आ गया, यानी कि ये डिक्रीज हो गया कितना इंटू हाफ से डिक्रीज हो गया, हाफ से डिक्रीज हो गया। फर्स्ट क्वांटिटी x इंक्रीज किया 2 टाइम्स तो y क्या हो गया हाफ टाइम्स डिक्रीज कर गया, 1/2 से डिक्रीज कर गया। अगेन देखते हैं कि x जो है यहाँ से 3 टाइम्स इंक्रीज किया, x जो है यहाँ से 3 3 जा 9 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो y क्या हो गया यहाँ से y क्वांटिटी 1/3 टाइम्स डिक्रीज कर गया, 1/3 टाइम्स डिक्रीज कर गया। जितने टाइम्स क्वांटिटी A इंक्रीज करेगा उसी टाइम से क्वांटिटी B डिक्रीज करेगा। यानी x इंक्रीज किया तो y जितना टाइम से x इंक्रीज किया उतना ही टाइम से y भी क्या y डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे यही देख रहा है कि x जिस टाइम से जितना टाइम से इंक्रीज किया y उसी टाइम से डिक्रीज कर रहा है। एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, और एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा इंक्रीज करेगा। यानी कि x यहाँ क्वांटिटी है, x यहाँ इंक्रीज कर रहा है, x क्या इंक्रीज कर रहा है तो y क्या हो जाएगा y डिक्रीज करेगा, x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा। अगर x डिक्रीज करेगा, अगर x डिक्रीज करेगा तो y क्या हो जाएगा y इंक्रीज करेगा, y इंक्रीज करेगा। यानी कि एक डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो है इंक्रीज करेगा, और फर्स्ट इंक्रीज करेगा तो सेकंड क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। ये इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में कि यहाँ पर x है 12 टाइम्स,
15 टाइम्स इंक्रीज किया, 3 से 45 हो गया। 15 टाइम्स इंक्रीज किया, तो यहाँ पर जो है y जो है यहाँ से देखिए 1/15 टाइम्स डिक्रीज कर गया। 1/15 टाइम्स डिक्रीज कर गया। 15 में 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 1/15 टाइम्स डिक्रीज कर गया। जितने टाइम्स जिस फैक्टर से क्वांटिटी x इंक्रीज करेगा, उसी फैक्टर से क्वांटिटी y क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। जिस फैक्टर से क्वांटिटी x इंक्रीज किया, उसी फैक्टर से क्वांटिटी y क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटी के बीच में इन्वर्सली रिलेशन होता है। एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, फर्स्ट डिक्रीज करेगा तो सेकंड इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन का आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल, और ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि x क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेगी, x क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, और x अगर डिक्रीज करेगा तो y भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन का। ये हम लोग एग्जाम्पल देखें, आगे और भी देखेंगे। इसमें इस दोनों इक्वेशन, इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा कि x और y का जो रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होगा। यानी कि रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटी यानी कि x/y इज कांस्टेंट। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x/y का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर x क्वांटिटी है या y है, यहाँ पर ये x1 हो गया या y1 हो गया, ये x2 हो जाएगा या y2 वैल्यू हो गया, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6। तो हम देखते हैं x1/y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/18 हो गया। x2/y2 इक्वल टू 3/54 इक्वल टू 1/18। x3/y3 इक्वल टू 5/90 इक्वल टू 1/8। यानी कि इस तरह से x4/y4, x5/y5, x6/y6 हम देखे हैं कि सबका वैल्यू जो होता है 1/18 ही आएगा। यानी कि हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देख रहे हैं कि दो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। दो क्वांटिटी का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू x3/y3 इक्वल टू x4/y4 इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू k। तो ये जो रेशियो है इसको स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रेशियो को आपको याद रखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। x1/y1 का जो वैल्यू आएगा वो x2/y2 का ही वही वैल्यू आएगा, x3/y3 का वही वैल्यू आएगा, x4/y4 का वही वैल्यू आएगा, x5/y5 का सेम वैल्यू आएगा, सेम कांस्टेंट आएगा। यानी कि एक दो क्वांटिटी के बीच का रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है। कि रेशियो डज नॉट चेंज इट ऑलवेज कांस्टेंट। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखा कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसमें हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इज कांस्टेंट। यानी कि XY इक्वल टू कांस्टेंट। दो क्वांटिटी x है, ये y है, कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर
30 इंटू 3 90, 50 इंटू 6 90, 10 इंटू 9 90, 45 इंटू 2 90। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि x1y1 इजकल टू x2y2 इजकल टू x3y3 इजकल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि यहाँ पर जो है दो क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, हर क्वांटिटी का प्रोडक्ट सेम होगा। कहते हैं कि x एंड y आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें क्वांटिटी x और y जो होती है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें डायरेक्ट में अगर x क्वांटिटी, इफ x क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो y क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, और x डिक्रीज करेगा तो y क्या हो गया, डिक्रीज होगा। x इंक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा, x डिक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा। और इन्वर्स में क्या होगा, इफ x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा, x इंक्रीज करेगा y डिक्रीज करेगा, x डिक्रीज करेगा y इंक्रीज करेगा। यानी कि इन्वर्सली रिलेशन होता है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर 3 है, इसमें दिया x क्वांटिटी दिया 3 तो y आ गया 72। यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ 3 तो y है 72, और x का वैल्यू है x1 तो y है 120। तो यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि x का 3 है तो 72 है, x1 है तो 120, यानी कि y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। y जो है 72 से 120 हो गया, तो निश्चित सी बात है x भी 3 से इंक्रीज करेगा। अगर x का x2 है तो यहाँ पर 192 है, यहाँ पर 10 है तो y1 है। तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल में हम देखें कि x1, x2 और y1 का वैल्यू क्या होगा। हम फाइंड करेंगे x1 क्या होगा, x2 क्या हो गया, y1 क्या होगा। तो पहले x1, x2 और y1 का वैल्यू फाइंड करने से पहले ये देखें कि ये जो हमारा जो एग्जाम्पल है वो किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है। तो ऑब्जर्व कीजिए, देखिए x यहाँ 3 है और लास्ट में 10 है, यानी कि x यहाँ से क्या इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। y देखिए यहाँ 72 है, अगेन 120 है, 192 है, यानी कि y भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम जानते हैं क्या होता है, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। x1 हो गया 3 और y1 हो गया 72 इक्वल टू x2 के प्लेस पर x1 हो गया और y2 पर क्या होगा 120। अब ये 3/72 इक्वल टू x1 बाई 120, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 इंटू 120 इक्वल टू 72 इंटू x1। सो x1 इक्वल टू 3 इंटू 120 बाई 72, ये हो गया 24 और 24 से ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 4 5 जा 20, 0 5 2 जा 10 12, ये हो गया 5। तो हमारा x1 की वैल्यू आ गई क्या, 5। x1 आ गया यहाँ से 5, तो यहाँ 3 से 5 आ गया, इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली x2 निकालना है, तो x2 के लिए क्या करेंगे, x1 बाई 120 इक्वल टू x2 बाई 192। x1 हो गया हमारा 5 आ गया, बाई 120 इक्वल टू x2 बाई 192। x1 5 आ गया, वैल्यू रख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 192 इक्वल टू 120 इंटू x2, देन x2 इक्वल टू 5 इंटू 192 डिवाइड बाई 120, और 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20, 20 टाइम्स 24 टाइम्स में कट गया, 192 बाई 24, तो 2 से ये 12 हो गया, और 2 9 जा 18, और 2 6 जा, अगेन 2 से 6
एंड 2 से 2 2 जा 4 2 जा 8 4 8 48 अगेन 3 से हो गया कितना हो गया 2 2 जा 4 2 24 3 से 8 तो हमारा x2 आ गया x2 इक्वल टू आ गया 8 x2 इक्वल टू 8 आ गया x2 की वैल्यू 8 आ गई यानी कि x2 यहाँ पर आ गया 8 यानी देखिए x जो है 3 था अगेन 5 हो गया देन 8 हो गया देन 10 हो गया और हम लोग यहाँ से y1 निकालना है तो y1 के लिए क्या करेंगे x2 बाई 192 इक्वल टू 10 बाई y1 x1 बाई y1 माने x2 बाई 192 इक्वल टू 10 बाई y1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x2 का वैल्यू हमारा आ गया 8 बाई 192 इक्वल टू 10 बाई y1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 192 इंटू 10 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू y1 और 8 से 8 2 जा 16 8 4 जा 12 192 8 से 24 टाइम्स में कटा यानी कि y1 इक्वल टू आ गया 240 तो y1 की वैल्यू कितना आ गई 240 तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि x प्लस 3 है फिर 5 है फिर 8 है फिर 10 है और y 72 120 192 240 आ गया। इस तरह से हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किसी भी x क्वांटिटी की या y क्वांटिटी का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन बाय रेशियो ऑफ क्वांटिटी मेथड से। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में देखते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 है तो 12 है 30 है तो 8 है 40 है तो y1 यानी कि x 20 है तो y 12 है और x 30 है तो y 8 है यानी कि x इंक्रीज कर रहा है x क्वांटिटी इंक्रीज किया 20 से 30 हो गया तो y क्या किया 12 से 8 हो गया डिक्रीज कर रहा है डिक्रीज किया तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है यानी कि x इंक्रीज कर रहा है तो y क्या हो गया y डिक्रीज कर रहा है। ये रिलेशन है तो ये रिलेशन किसमें होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है तो यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन का हम इक्वेशन लगाएंगे और हम y1 को फाइंड करेंगे तो हमारा हो जाए ये x1 हो गया ये y1 x2 y2 x3 y3 तो हम x2 y2 इक्वल टू x3 y3 ये इक्वेशन लगाएंगे हम तो x2 हो गया 30 इंटू y2 हो गया 8 इक्वल टू x3 हो गया 40 इंटू y3 हो गया y1 तो y1 इक्वल टू 30 इंटू 8 डिवाइड बाई 40 कैंसिल हो गया 4 2 जा 8 3 2 जा 6 तो y1 कितना हो जाएगा 6 y1 इक्वल टू 6 आ गया यानी कि x जैसे जैसे इंक्रीज करेगा x जितना टाइम से इंक्रीज करेगा जिस मैनर से इंक्रीज करेगा उसी मैनर से y डिक्रीज करेगा उसी उतना टाइम्स y डिक्रीज करेगा जैसे जैसे y देखिए यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है x इंक्रीज कर रहा है y डिक्रीज कर रहा है तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पर हम इन्वर्स प्रोपोर्शन का इक्वेशन लगाएंगे और जो भी हमारी क्वांटिटी होगी x या y उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको सब समझ में आ गया होगा। आई होप आप इसमें आप यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देख लिए। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट था सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने का कोशिश किए हैं। आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज में का एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे। उस क्वेश्चन में जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो 100% चली जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें दिया x क्वांटिटी दिया 3 तो y आ गया 72। यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ 3 तो y है 72 और x का वैल्यू है x1 तो y है 120। तो यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट
कि x का 3 है तो 72 है, x1 है तो 120, यानी कि y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। y जो है 72 से 120 हो गया, तो निश्चित सी बात है x भी 3 से इंक्रीज करेगा। अगर x का x2 है तो यहाँ पर 192 है, यहाँ पर 10 है तो y1 है। तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल में देखें कि x1, x2 और y1 का वैल्यू क्या होगा। हम फाइंड करेंगे x1 क्या होगा, x2 क्या हो गया, y1 क्या होगा। तो पहले x1, x2 और y1 का वैल्यू फाइंड करने से पहले ये देखें कि ये जो हमारा जो एग्जाम्पल है वो किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है। तो ऑब्जर्व कीजिए, देखिए x यहाँ 3 है और लास्ट में 10 है, यानी कि x यहाँ से क्या इंक्रीज कर रहा है, y देखिए यहाँ 72 है, अगेन 120 है, 192 है, यानी कि y भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम जानते हैं क्या होता है, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। x1 हो गया 3 और y1 हो गया 72 इक्वल टू x2 के प्लेस पर x1 हो गया और y2 पर क्या होगा 120। अब ये 3 बाई 72 इक्वल टू x1 बाई 120, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 इंटू 120 इक्वल टू 72 इंटू x1। सो x1 इक्वल टू 3 इंटू 120 बाई 72, ये हो गया 24 और 24 से ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 4 5 जा 20, 0 5 2 जा 10 12, ये होगा 5। तो हमारा x1 की वैल्यू आ गई क्या 5, x1 आ गया यहाँ से 5, तो यहाँ 3 से 5 आ गया, इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली x2 निकालना है, तो x2 के लिए क्या करेंगे, x1 बाई 120 इक्वल टू x2 बाई 192, x1 हो गया हमारा 5 आ गया, बाई 120 इक्वल टू x2 बाई 192, x1 5 आ गया, वैल्यू रख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 192 इक्वल टू 120 इंटू x2, देन x2 इक्वल टू 5 इंटू 192 डिवाइड बाई 120, और 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20, 20 टाइम्स 24 टाइम्स में कट गया, 24 से 192 बाई 24, तो 2 से ये 12 हो गया, और 2 9 जा 18 और 2 6 जा, अगेन 2 से 6 एंड 2 से 2 2 जा 4 2 जा 8 4 8 48, अगेन 3 से हो गया कितना हो गया 2 2 जा 4 2 24, और 3 से 8 तो हमारा x2 आ गया, x2 इक्वल टू आ गया 8, x2 इक्वल टू 8 आ गया, x2 की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि x2 यहाँ पर आ गया 8, यानी देखिए x जो है 3 था, अगेन 5 हो गया, देन 8 हो गया, देन 10 हो गया, और हम लोग यहाँ से y1 निकालना है। तो y1 के लिए क्या करेंगे, x2 बाई 192 इक्वल टू 10 बाई y1, x1 बाई y1 माने x2 बाई 192 इक्वल टू 10 बाई y1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x2 का वैल्यू हमारा आ गया 8 बाई 192 इक्वल टू 10 बाई y1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 192 इंटू 10 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू y1, और 8 से 8 2 जा 16, 8 4 जा 12, 192, 8 से 24 टाइम्स में कटा, यानी कि y1 इक्वल टू आ गया 240, तो y1 की वैल्यू कितना आ गई 240। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि x प्लस 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 10 है, और y 72 120 192 240 आ गया। इस तरह से हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में
किसी भी x क्वांटिटी की या y क्वांटिटी का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन, बाय रेशियो ऑफ क्वांटिटी मेथड से। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 है तो यह 12 है, यह 30 है तो 8 है, 40 है तो y1, यानी कि x 20 है तो y 12 है और x 30 है तो y 8 है, यानी कि x इंक्रीज कर रहा है। x क्वांटिटी इंक्रीज किया, 20 से 30 हो गया, तो y क्या किया, 12 से 8 हो गया, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज किया, तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि x इंक्रीज कर रहा है तो y क्या हो गया, y डिक्रीज कर रहा है। ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन किस में होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन का हम इक्वेशन लगाएंगे और हम y1 को फाइंड करेंगे। तो हमारा हो जाए, ये x1 हो गया, ये y1, x2, y2, x3, y3। तो हम x2, y2 इक्वल टू x3, y3 ये इक्वेशन लगाएंगे हम। तो x2 हो गया 30 इंटू y2 हो गया 8 इक्वल टू x3 हो गया 40 इंटू y3 हो गया y1। तो y1 इक्वल टू 30 इंटू 8 डिवाइड बाई 40, कैंसिल हो गया, 4 2 या 8, 3 2 या 6, तो y1 कितना हो जाएगा 6, y1 इक्वल टू 6 आ गया। यानी कि x जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, x जितना टाइम से इंक्रीज करेगा, जिस मैनर से इंक्रीज करेगा, उसी मैनर से y डिक्रीज करेगा, उतना टाइम्स y डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे y देखिए यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर हम इन्वर्स प्रोपोर्शन का इक्वेशन लगाएंगे और जो भी हमारी क्वांटिटी होगी x या y, उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको सब समझ में आ गया होगा। आई होप आप इसमें आप यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देख लिए। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट था, सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने का कोशिश किए हैं। आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज में का एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे। उस क्वेश्चन में जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो 100% चली जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें।